हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया हैं, मस्त हैं। ऑनलाइन क्लासेज मिल रही हैं और क्लासेज के नाम पर थोड़ी बहुत क्लासेज अपन देखते हैं और उसके बाद हम डाउट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो जमा करवाते हैं, थोड़ा विलंब करते हैं। देखिए, किसी भी कार्य की शुरुआत करना आसान होता है और कार्य को अंजाम तक पहुंचाना उतना ही कठिन होता है। हम ऑनलाइन क्लासेज के थर्ड फेज में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की थी तो कुछ नोट्स के ज़रिए स्टार्ट की थी, आप तक नोट्स पहुंचाए थे। उसके बाद हमने कुछ वीडियोज़ बनाए थे जो बोर्ड पर नहीं थे। उसके बाद हम इस थर्ड स्टेज पर आ चुके हैं कि आपके लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं के साथ ऑनलाइन क्लासेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पढ़ाने से पूर्व एक छोटा सा संदेश कि 2025, 2026, 27, 28 का विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, कि वो स्कूल से चलेगा विदाउट बैग और घर पर उसके पास पढ़ने के लिए एक भी बुक नहीं है। स्कूल में आएगा वो लैपटॉप के साथ पढ़ेगा, घर जाएगा उसका लैपटॉप खुद का होगा। आपको क्या होमवर्क दिया गया है आप यहीं से अपने लैपटॉप में भेज देंगे और वहाँ से आपने क्या होमवर्क किया है उस लैपटॉप से यहाँ भेज देंगे। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो एक भ्रम पाल रखा है कि हो सकता है कि यहाँ पढ़ने से पूरी पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, स्कूल खुल जाएगी तब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, या एक समय को व्यतीत करने जैसा है, या जैसे तैसे हो बस पढ़ लेते हैं। इस सोच को आप त्यागें और सभी सब्जेक्ट टीचर जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आप देखें और अपने अंदर उतारें। अपने एकाग्रता को बढ़ाएं। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपको समर्पण भाव पढ़ाई के प्रति दिखाना पड़ेगा और हमेशा आपकी दिनचर्या की शुरुआत योग से हो, योगमय जीवन हो, पढ़ाई में योग करो, ज्ञान में योग करो। और इस प्रकार से अगर आप अपना जीवन बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार की बड़े से बड़ी विपदा चाहे हमारे सामने आ जाए, हम लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए अब टॉपिक पर लौटता हूँ और आज का हमारा टॉपिक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और आप अपने जीवन में अध्यापक के रूप में कार्य किया, आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर आप रहे, अलावा इसके आप एक कुशल पत्रकार भी थे। आपने दिनमान और प्राग में काम किया। 1983 में आपका आकस्मिक देहांत हो गया। आप अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के लेखक माने जाते हैं। आपने अपनी कलम निबंध लेखन में, नाटक लेखन में, कविताओं में, संस्मरण में आदि में चलाई है, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का लेखक या साहित्यकार कहा जाता है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी काव्य संग्रह है। आपको यहाँ बता दें कि खूंटियों पर टंगे लोग रचना को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अलावा इसके एक उपन्यास आया पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, नाटक आया बकरी जो काफ़ी चर्चित रहा। बच्चों के लिए भी इन्होंने बाल साहित्य लिखा, भो भो, खो खो, अलावा इसके चर्चे और चरखे। बात करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, टाइटल का अर्थ क्या है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रस्तुत पाठ जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये एक संस्मरण है और ये साहित्य की विधा है। संस्मरण क्या है? विधा है।
देखिए, कोई भी पाठ अनेक विधाओं में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अब तक जो पाठ पढ़े हैं, हमने सबसे पहला पाठ पढ़ा था नेताजी का चश्मा, जो एक कहानी है। ये साहित्य की विधा किस में आता है? कहानी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने पाठ पढ़ा राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, ये किस विधा में आता है? रेखा चित्र में। उसके बाद हमने पढ़ा यशपाल का लखनवी अंदाज, ये आता है व्यंग्य कहानी में। आज हम पढ़ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसकी विधा क्या है? संस्मरण। देखिए, इसके अलावा भी साहित्य की बहुत सी विधाएं होती है। जैसे कोई पाठ निबंध होता है, इसी बुक में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, निबंध है। अलावा इसके बदंत आनंद कौशल्यायन का इसी बुक में निबंध है सभ्यता और संस्कृति। अलावा इसके रेखा चित्र हो गया, निबंध होता है। इसके अलावा संस्मरण हो गया, और जैसे व्यंग निबंध होता है, साहित्य की विधा है। व्यंग निबंध लिखे हैं हमारे होशंगाबाद बावई के जो महत्वपूर्ण व्यंग के जन्मदाता हैं हरिशंकर परसाई, उन्होंने व्यंग निबंध लिखे हैं। तो ये साहित्य की विधा है। जैसे कविता है, वो भी साहित्य की विधा होती है। तो इसकी विधा है संस्मरण। अगला प्रश्न है कि संस्मरण क्या है? इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं आप, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को पूरा बताना पड़ता है। बच्चों, वो बहुत व्याकुल हो गया। व्याकुल का मतलब सर वो बेचैन हो गया, बेचैन का मतलब भी आपको बताना पड़ता है। इसलिए यहाँ संस्मरण का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, संस्मरण शब्द बना है स्मरण से। स्मरण यानी याद। जो बातें यादों के आधार पर लिखी जाती हैं, जैसे किसी के साथ आपने वक्त बिताया हो और वो वक्त आपको काफ़ी सुखद लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसा वक्त बीतता रहे और आपका और उसका सानिध्य एकदम नई तरोताज़गी हमेशा पैदा करता हो, तो आप चाहेंगे कि उन यादों पर आधारित एक पाठ लिखा जाए, कुछ बातें लिखी जाएं। वो सब बातें किसके अंतर्गत आएंगी? संस्मरण के अंतर्गत आएंगी। तो प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है, जिस संस्मरण का अर्थ क्या है? मानवीय करुणा यानी दया, दिव्य चमक, दिव्य यानी पवित्र, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मानवीय करुणा की ऐसी दिव्य चमक था, पवित्र चमक थी, पवित्र ज्योति थी कि उसमें करुणा रूपी नदी बहा करती थी, मानवता बहा करती थी, संवेदनाएं बहा करती थी। दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हुआ करता था, एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर आए हैं आपके बीच सर्वेश्वर दयालय सक्सेना। और ये पूरा संस्मरण केंद्रित है किस पर? फादर कामिल बुल्के पर। फादर कामिल बुल्के पर। देखिए, फादर कामिल बुल्के का जन्म सन 1909 को बेल्जियम की राजधानी रेम्स चैपल में हुआ था। राजधानी नहीं है, शहर है। बेल्जियम का एक शहर है जिसका नाम है रेम्स चैपल। और 1982 में फादर कामिल बुल्के का देहांत हुआ था। फादर कामिल बुल्के जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे, कहाँ? बेल्जियम में, तब उनके संन्यास लेने की प्रवृत्ति मन में जगी और वे संन्यास लेकर भारत आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने भारत में कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया। इसके अलावा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास। अलावा इसके प्रेमल के बहुत से उनके अध्याय छापे गए। उनके रचनाएं प्रेमल नामक साहित्यिक पत्रिका में छपी। वे एक पारंपरिक सन्यासी के रूप में नहीं बल्कि एक अंतर्मन से सन्यासी के रूप में आए। भारत आकर उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। भारत आकर उन्होंने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। ये तमाम काम उन्होंने किए। इस कारण फादर कामिल बुल्के लेखक के हृदय में स्थान बना चुके थे। और फादर कामिल बुल्के का जब निधन हुआ, कब? 1982 में जब उनका निधन हुआ,
तो लेखक के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था, सबसे बड़ा दुख था। इस दुख को लेखक ने अपनी कलम के माध्यम से लिखा है कि वो व्यक्ति जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक था आज हमारे बीच नहीं है, और मैंने उस व्यक्तित्व के साथ जो मेरे जीवन के 20-25 वर्ष बिताए हैं, उन 20-25 वर्षों का अनुभव मैं इस संस्मरण में व्यक्त कर रहा हूं। तो ध्यान से एकाग्रचित होकर आपको इस पाठ को सुनना है और समझना है। बुक आपको हाथ में ले लेनी है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद जिसको आप अंग्रेजी में गैंग्रीन नामक विषैला फोड़ा बोल सकते हैं, अर्थात उन्हें गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई थी और उस गैंग्रीन नामक बीमारी के कारण फादर कामिल बुल्के का आकस्मिक देहांत हो गया। जब गैंग्रीन से फादर कामिल बुल्के का देहांत हुआ तो लेखक को इतना दुख हुआ कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है कि लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। इसका उत्तर आगे से स्टार्ट हो रहा जस्ट। लेखक क्या कहता है कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। अर्थात दर्दनाक मौत हुई है फादर कामिल बुल्के की। लेखक का प्रश्न क्या है कि जिस व्यक्ति ने हमेशा जीवन में दूसरों को मिठास बांटा हो, अमृत बांटा हो, प्रेम बांटा हो, सौहार्द बांटा हो, करुणा बांटी हो, सादगी जिसके व्यक्तित्व में झलकती हो, ऐसे व्यक्ति की मौत इतनी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं किस ईश्वर से पूछूं। प्रभु की आस्था ही जिनके लिए सब कुछ था। किनके लिए? फादर कामिल बुल्के के लिए, जिनका व्यक्तित्व ऐसा था कि प्रभु की आस्था के अलावा उन्होंने किसी में विश्वास नहीं किया, फिर भी उनकी ऐसी दर्दनाक मौत, ये सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं। लेखक आगे लिखता है, अगला प्रश्न है, हर लाइन से प्रश्न है, प्रश्नों की जड़ी लग जाएगी, इतने प्रश्न है हर पार्ट से। और बोर्ड क्लास के विद्यार्थी आप हर लाइन से प्रश्न बनाना सीखे, हर प्रश्न का उत्तर खोजना सीखे, हर उत्तर को प्रश्न में तब्दील करना सीखे। इसे ही पढ़ाई कहते हैं। कुछ लाइन्स को पढ़कर और कुछ लाइन को पढ़कर वो कुछ प्रश्नों के उत्तर याद करके फॉर्मेलिटी करना बिल्कुल लर्निंग नहीं है। लर्निंग मीन्स अधिगम, लर्निंग मीन्स सीखना, याद करना लर्निंग नहीं है। इस पार्ट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे क्या सीखेंगे? अगला प्रश्न है, एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है। मार्च 2021 सीबीएसई बोर्ड प्रश्न बन सकता है, क्या फादर कामिल बुल्के का रेखा चित्र लिखिए। अब रेखा चित्र का मतलब स्केच। अगर आपको फादर कामिल बुल्के की फोटो बनानी पड़ जाए तो आप किस प्रकार का स्केच खींचेंगे, किस प्रकार की फोटो बनाएंगे? लेखक क्या कहता है, एक लंबी पादरी के सफेद चौके से ढकी आकृति सामने, अर्थात लंबा कद है, मेरी तरह ठिकने नहीं है, बोने नहीं है, लंबा कद है, पादरी की तरह है, चोगा पहने हुए वो भी लंबा है, अलावा इसके रंग गोरा है, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है। सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी का मतलब है अभी दाढ़ी पूरी सफेद हुई नहीं है, अर्थात सफेदी निकलना शुरू हो गई दाढ़ी से, तो उसको बोलते हैं झाई मारती भूरी दाढ़ी। नीली आंखें हैं, फादर कामिल बुल्के की आंखें कैसी हैं? नीली, और बाहें खोल गले लगाने को आतुर हमेशा, और आंखों में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब है हर किसी को पुत्रवत पुत्रीवत प्रेम करना, संतान विषयक प्रेम वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। यह है फादर कामिल बुल्के का रेखा चित्र, स्केच। क्या? नंबर 1 लंबी चोगे से ढकी आकृति पादरी के वेश में। नंबर 2 क्या बताया है? गोरा रंग। नंबर 3 नीली आंखें। नंबर 4 भूरी झाई मारती दाढ़ी। और नंबर 5 हमेशा गले लगाने को आतुर और आंखों में तैरता
वात्सल्य। यह है फादर कामिल बुल्के का स्केच रेखा चित्र। जो उत्तर होगा रेखा चित्र का वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद लेखक कहता है कि उनके व्यक्तित्व में इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में था कि किसी में भी ढूंढने से भी नजर नहीं आता है। लेखक कहता है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। पिछले 35 वर्षों से फादर कामिल बुल्के के साथ मेरा अंतरंग संबंध रहा है, घनिष्ठ संबंध रहा है। और तब भी जब वो इलाहाबाद में थे, तब भी जब वो दिल्ली आते थे। ये पहले पैराग्राफ में बताया है। लेखक कहता है पहले पैराग्राफ में कि आज कब, आज का मतलब है 18 अगस्त 1982। यह है फादर कामिल बुल्के के जीवन का अंतिम दिन। आज मैं उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। लेखक कह रहा है कि जिन बाहों ने मुझे हमेशा गले लगाया, जिन बाहों ने मुझे जीवन के गहन से गहन दुख से बाहर निकाला, आज वो बाहें मुझे गले लगाने के लिए नहीं खुल रही है। आज उन बाहों का दबाव मैं मेरी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। और वो दिन कब का है? 18 अगस्त 1982 का। लेखक नीचे कहता है सेकंड पैराग्राफ में, बुक आपके पास है, खोलना है, उसको पढ़ना है उससे। सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत कहाँ से होती है? नीचे देखो, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने के समान है। आज फादर कामिल बुल्के नहीं है। जब फादर कामिल बुल्के मेरे याद आते हैं, मेरे याद किसके? लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। जब वो मुझे याद आते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई उदास शांत संगीत सुन रहा हूँ। उदास शांत संगीत का मतलब है सैड सॉन्ग जैसे आप सुनते हैं। अगर आप दुख में होते हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं। वो सैड सॉन्ग, वे उदासी भरे गीत ही आपको नई ऊर्जा देते हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरा जीवन जैसा है वैसा ही इस गायकार का जीवन है। तो लेखक क्या कहता है कि जब जब फादर कामिल बुल्के को मैं हृदय से याद करता हूँ तब मैं स्वतः एकदम उदास हो जाता हूँ, एकदम शांत हो जाता हूँ। और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं उदासी के बादलों से घिरा हुआ हूँ। ये लेखक का दर्द है फादर कामिल बुल्के के प्रति। लेखक कहता है कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखना, किनको? फादर कामिल बुल्के को देखना किस नदी रूपी, करुणा रूपी नदी में, दया रूपी नदी में स्नान करने के समान था। जैसे मैं फादर कामिल बुल्के को दूर से देख लेता हूँ, कुछ घड़ी के लिए, कुछ पलों के लिए भी देख लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानवीय दया रूपी विशाल नदी में मैंने स्नान कर लिया है। ऐसा महान व्यक्तित्व था फादर कामिल बुल्के का। उसके बाद लेखक क्या कहते हैं कि उनसे बात करना, इनसे फादर कामिल बुल्के से, फादर कामिल बुल्के से बात करना अपने आप को कर्म के संकल्प से भरने के समान था। का मतलब है कि अगर मुझ में कहीं न कहीं आक्रमणता घर कर गई है, कहीं न कहीं मुझ में आलस्य घर कर गया है, और कहीं न कहीं मैं प्रमाद से ग्रस्त हो गया हूँ, और एक बार जब मैं फादर कामिल बुल्के को देख लेता हूँ तो मैं कर्म से भर जाता हूँ। मेरा जीवन कर्मशील हो जाता है, मेरा जीवन उद्यमी बन जाता है, मेरा जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता विकसित हो जाती है। किनमें? लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में। लेखक पुराने दिनों को याद कर रहा है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक सदस्य के भांति आपस में बंधे हुए थे और हंसी मजाक करते थे, गोष्ठियों में लिप्त रहते थे, मनोरंजक बहस करते थे। ये सब बात देखिए, यहाँ एक शब्द उभर कर सामने आया है और वो शब्द है परिमल। परिमल आपको मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ाया था, जिनकी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। और उस वक्त आपको बताया था कि परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है और उत्साह कविता वहीं से, अनामिका से ली गई है। उत्साह तो परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना से प्रेरणा लेकर 10 दिसंबर 1944 से
10 दिसंबर 1944 से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फादर कामिल बुल्के, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रघुवंश आदि के सहयोग से एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था परिमल। ये एक मासिक पत्रिका थी और ये इस पत्रिका में इन सभी साहित्यकारों की रचनाएं छपा करती थी। लेखक उन पुराने दिनों को याद कर रहा है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आ रहे हैं कि उन दिनों हम सभी साहित्यकार मिलकर आपस में गोष्ठियाँ अर्थात मीटिंग्स करते थे, बहस करते थे, मनोरंजक बातें क्या करते थे और फादर कामिल बुल्के हमारे साथ शामिल हो जाया करते थे और वे हर हंसी मजाक पर अपनी बेबाक राय देते थे। अलावा इसके हमारे किसी भी साहित्यकार के घर परिवार में कोई भी कार्यक्रम होता था तो एक पुरोहित की भांति हमें सदैव आशीषों से भर देते थे। आशीष का मतलब आशीर्वाद से भर देते थे। और आज फादर कामिल बुल्के नहीं है और मुझे याद आता है मेरे बच्चे के मुख में पहली बार जब अन्न डाला फादर कामिल बुल्के ने तो वो मेरे जीवन के लिए वो दिन कितना सुकून भरा, कितना आदर्श दिन रहा होगा, कितना खुशहाल दिन रहा होगा। ये तमाम बातें लेखक याद कर रहा है। 3rd पैराग्राफ लेखक लिखता है, कहाँ से शुरू करें? फादर कामिल बुल्के पर लिखना कहाँ से शुरू करूं? उनके योगदान पर चर्चा करना कहाँ से शुरू करूं? कैसे? लेखक कहते हैं, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती हुई दिख रही है और वह साइकिल हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराकर उतरते हैं। कौन? फादर कामिल बुल्के। और देखिए देखिए मैंने उसे देख लिया है, अर्थात एक दूसरे को देख लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ उनको कभी क्रोध भी नहीं देखा मैंने। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की महान विशेषता, उनको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा, हाँ कभी कभार आवेश में देखा। अर्थात क्रोध और आवेश दो अलग अलग शब्द हैं। क्रोध का मतलब है गुस्से में लाल पीला हो जाना, आवेश का मतलब है कुछ झिड़की मार देना और किसी बात पर असहमति व्यक्त करते हुए और उस पर क्रोध ज़्यादा प्रकट नहीं करना, यह आवेश है। लेखक आगे कहता है, मैंने उन्हें सदैव ममता और प्यार में लबालब छलकते ही देखा है। अर्थात उस व्यक्तित्व में इतनी ममता थी, इतना लगाव था और इतना प्रेम था, इतनी करुणा थी कि लबालब छलकते ही देखा मैंने, कभी कम नहीं देखा है। लेखक आगे कहते हैं कि अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, जबकि घर पूरा भरा, जैसे 2 भाई 1 बहन पिता सब। फादर कामिल बुल्के के सन्यास की इच्छा कब जगी? जब वो इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। अर्थात इंजीनियरिंग में लास्ट जो क्लास है 3rd ईयर क्लास में वो थे और परिवार पूरा भरा हुआ था, माँ थी, बहन थी, पिता थे, भाई थे, सब थे। लेकिन उस व्यक्ति के सन्यासी बनने की इच्छा मन में कैसी जागी ये मैं कह नहीं सकता। एक वर्ड आया है अक्सर, और अक्सर हम अक्सर शब्द को लिखने में गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इस वर्ड को लिखा है अक्सर। ये वही अक्सर है जो हिमेश रेशमिया की फिल्म आई थी। और ये लिखा कैसे जाता है? ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा ऐसे ही जाता है जैसा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। ये अक्सर है और ये अक्सर है। तो यहाँ पर लेखक ने लिखा कि अक्सर मैं उनसे इस बारे में अर्थात यदा कदा प्राय मैं बातचीत करता था। क्या बातचीत करते थे लेखक? पेज नंबर आ जाइए 86 पर और कुछ प्रश्न पूछ रहा है लेखक। क्या पहला प्रश्न है, क्या आपको आपके देश की याद आती है? तो फादर कामिल बुल्के का कितना सहज उत्तर है, मेरा देश तो भारत है और मुझे मेरे देश की क्या याद आएगी, मैं भारत के अंदर हूँ। एक विदेशी व्यक्ति जो विदेश में जन्म लेता है, भारत आता है, उस देश को वो भारतीय मान बैठता है, अर्थात अपना ही देश मान बैठता है। से पता लगता है कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु है, हमारा राष्ट्र
अध्यात्म से ओतप्रोत है। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में वो तमाम विशेषताएं हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अपने हृदय में संजोए। मदर टेरेसा विदेशी थी, भारत को अपना देश बनाया, भारत को अपना घर माना, जिसका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। अलावा इसके अमीर खुसरो की मैं चर्चा करूँ, जिनका जन्म 1253 में हुआ था, 1324 में निधन हुआ था। खुसरो की पहेलियाँ, शकुने, ढकोसला, खुसरो की पहेलियाँ आदि हैं। और जब उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ तब खुसरो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर गुसरो आपने रेन बही चहुदेश। अर्थात अपने गुरु में ही वो सब कुछ देखा करते थे। निजामुद्दीन औलिया के गुरु जो खुसरो के गुरु थे, निधन होने पर उन्हें चारों ओर रेन रात रात लगने लग गई। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत से विदेशी व्यक्तियों को भारत ने आकर्षित किया। किस बात ने? इसकी सनातन संस्कृति ने, जिसमें क्या है? आदर्श है, मान है, सम्मान है, दया है, करुणा है, सादगी है, सब कुछ है। इन बातों ने बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित किया। उनमें से फादर कामिल बुल्के भी एक हैं जो सहज उत्तर देते हैं कि मेरा देश तो भारत है। अगला प्रश्न लेखक का, मैं जन्मभूमि की बात पूछ रहा हूं कि क्या आपको जन्मभूमि की याद आती है? कैसा उत्तर देते हैं? हाँ, मेरी जन्मभूमि की मुझे बहुत याद आती है। बेल्जियम का रेम्सचेपल शहर कितनी सुंदर है मेरी जन्मभूमि। घर में किसी की याद? अगला प्रश्न लेखक का, तो इसका उत्तर देते हैं कि माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। याद ही नहीं आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उन्हें डूबते हुए देखा। लेखक कहता है डॉक्टर रघुवंश जी के पास उनकी चिट्ठियाँ अक्सर आया करती थी और उन चिट्ठियों में जो लिखा होता था वे दोनों आपस में चर्चा क्या करते थे। और क्या क्या लिखा होता था कि पिता और भाइयों के लिए मन में बहुत लगाव था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई बिजनेस करता है, बहन है जो काफ़ी सख्त और जिद्दी है और बहुत देर से उसने शादी की। एक आध बार फादर कामिल बुल्के को उनकी शादी की चिंता करते हुए भी देखा गया है। और ये सब बातें सोच रहे हैं फादर कामिल बुल्के मन ही मन में। इसी बीच इस प्रश्न का उत्तर किसका कि क्या घर में किसी की याद आती है का उत्तर क्या दे रहे हैं? लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। अर्थात मुझे किसकी याद आएगी? मैं तो सन्यासी हूँ प्रभु। तो लेखक का प्रश्न अगला कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? सब कुछ क्या? इंजीनियरिंग के अंतिम विद्यार्थी इंजीनियर बनते, पिता हैं, 2 भाई हैं, बहन है, माँ है, परिवार संपन्न है, ये सब कुछ छोड़कर आप क्यों चले आए? उत्तर देखो कितना सरल, सादगी भरा। प्रभु की इच्छा थी, ईश्वर की यही इच्छा थी कि मैं बेल्जियम का रेम्सचेपल शहर छोड़ दूं और भारत को अपना